हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी को जीना और जिंदगी को सुकून से जीना, दोनों बातों में बहुत सारा फर्क है। जिंदगी तो हम जीते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कोई बिजनेस या फिर एनजीओ रजिस्टर्ड करा लेते हैं और हमें उसकी कंप्लायंसेस के बारे में नहीं पता है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हमारा होता है, कौन कौन से कंप्लायंसेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो हम टाइमली उनका फाइलिंग नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी में सुकून कम हो सकता है। तो इस ज़िंदगी के सुकून को बरकरार रखने के लिए हमें अपने टाइम टू टाइम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना है, चाहे हम कोई सेक्शन 8 एनजीओ बना रहे हैं या फिर कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन-कौन से हमने सेक्शन 8 के ऊपर कंप्लायंसेस को पूरा करना है ताकि लेट फीस ना लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लायंसेस को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा इनकम टैक्स से रिलेटेड, सेकंड है हमारा जीएसटी से रिलेटेड एंड थर्ड है आरओसी से लेकर। जीएसटी, इनकम टैक्स और आरओसी। देखिए क्या है कि जब भी हम कोई एनजीओ रजिस्टर्ड करते हैं तो उस एनजीओ के ऊपर 3 तरीके के कंप्लायंसेस की फॉर्मेलिटी का बर्डन आ जाता है और वो तीनों डिपार्टमेंट्स के नाम मैंने मेंशन किए हैं। एक तो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेकंड है जीएसटी एंड थर्ड है आरओसी। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंडर हमारी जो सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 एनजीओ वो रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी एप्लीकेबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। हाँ, अगर हमने कोई जीएसटी लिया है, जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया था हमारे एनजीओ के लिए, तो वो हमें जीएसटी रिटर्न्स भी टाइम टू टाइम करनी पड़ेंगे। एंड फर्स्ट थिंग इनकम टैक्स, हमें टाइम टू टाइम अपनी एनजीओ का ऑडिट कराना जरूरी है, उसका आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे इसके अंदर कि ये सारे कंप्लायंसेस का पार्ट है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि कंप्लायंसेस हमने 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ आपकी इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में आपको क्या क्या फाइल करना है? आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। सेकंड, आपको क्या करना है? बैलेंस शीट, टाइम टू टाइम बैलेंस शीट्स अपनी बननी चाहिए। थर्ड थिंग, ऑडिट होगा आपका, है ना? और आपका उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली ये इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, और कभी कभी हमारे ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पे आ जाती है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, तो टीडीएस की रिटर्न्स भी हमें यहाँ पे फाइल करनी पड़ सकती हैं। सो ये तो है हमारे इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस जो हमें एवरी ईयर फॉलो करने हैं। जीएसटी का क्या हो सकता है? जीएसटी अगर हमने लिया है तो जीएसटी की जो रिटर्न्स है वो हमें फाइल करनी पड़ेगी। और जीएसटी की रिटर्न्स बेसिकली 2 तरीके से जाती हैं। फर्स्ट होता है हमारा मंथली एंड सेकंड होता है हमारा क्वार्टरली। सो मंथली और क्वार्टरली आपको किसी भी मोड में रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है अगर आपके पास, आपके एनजीओ के पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो। एंड थर्ड मैंने बताया था कि आरओसी, आरओसी का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अकॉर्डिंग अपने को ये फाइल करना है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में हमें अपने कंप्लायंस को पूरा करना है, देना है हर बार। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अब हम बात करते हैं आरओसी से ही, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ही। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में कौन कौन से कंप्लायंसेस हमने कंप्लीट करने हैं? देखिए, ये जो इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस हैं वो आपके एनुअल बेसिस पे रहेंगे। एनुअल बेसिस का मतलब कि जैसे ही आपका ईयर कंप्लीट होगा तब आपको ये काम करना है। मतलब कि आपका जो ईयर स्टार्ट होता है दैट इज फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब यहाँ पे है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये जो 12 महीने का कंप्लायंसेस है आपको यहाँ पे एनुअल कंप्लायंसेस ही पूरा करना है। आपको आईटीआर रेडी करनी है, ड्राफ्ट करनी है, बैलेंस शीट आपको बनानी है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, आपको ऑडिट करना है, और आपको अगर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है तो टीडीएस की रिटर्न्स भी आपको टाइम टू टाइम फॉलो करनी है। टीडीएस की आपकी रिटर्न्स जो जाती हैं वो क्वार्टरली जाती हैं, और इसका जो पेमेंट होता है टैक्स का वो आपको मंथली होता है। तो ये आपका जो है टीडीएस वो आपका मंथली भी है और क्वार्टरली भी है। बाकी जो है ये आपका एनुअल बेसिस पे होगा। लेकिन जीएसटी रिटर्न से आपको मंथली भी हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपने कौन सी स्कीम को चूज किया हुआ है।
एंड फाइनली मैं बात कर रहा हूँ आरओसी की। आरओसी में कौन कौन से कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं वो देखते हैं। देखिए, जब भी हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्टर्ड होने से 180 दिन के अंदर हमें एक फॉर्म का फाइलिंग करना है जिसका नाम है INC 20A। मतलब एक फॉर्म जाएगा जिसका नाम है INC 20A। तो INC 20A कब जाएगा? विद इन विद इन 180 डेज, 180 दिन के अंदर जब भी हमारी एनजीओ रजिस्टर्ड होगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एनजीओ की वहां से लेकर हमारा 180 दिन के अंदर हमने ये फॉर्म फाइल करना है जिसका नाम है INC 20A। अब INC 20 का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म जो ये शो करता है कि हमने अपनी एनजीओ में एक्टिविटीज को स्टार्ट कर दिया है। मतलब हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि हमने अपने बिजनेस को, हमने अपनी एक्टिविटीज को अपने एनजीओ के अंदर शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। तो इस फॉर्म का नाम है INC 20A। ये हमें 180 दिन की, मतलब जिस डेट को कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है, अपना एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है, उस डेट से 180 दिन के अंदर हमें ये फाइल कर देना है। सेकेंड फॉर्म है हमारा ADT 1। ADT 1 जैसे ही हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होते ही हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट करना है, और वो ऑडिटर जिस डेट को हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपॉइंट कर देना है। मतलब विद इन 30 डेज के अंदर हमें अपना एक ऑडिटर अपॉइंट कर देना है जिसकी फाइलिंग होगी ADT 1 के अंदर। हमें डिपार्टमेंट को, मतलब आरओसी को ये बता देना है कि हमने अपना ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तो ये एप्लीकेबिलिटी अपनी विद इन 30 डेज। देखिए, जैसे ही हमारा एनजीओ बना तो उसके तुरंत 30 दिन के अंदर हमें फॉर्म फाइल करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। थर्ड थिंग, अब हम बात करते हैं इसके एनुअल कंप्लायंस में। ये दो फॉर्म तो हमारे इमीडिएट बेसिस पे जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो 180 दिन वाला है, चाहे अपना 30 डेज वाला है। मतलब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब ऐसा तो नहीं है कि हम 180 दिन का वेट करेंगे कि हमें अपना कंप्लायंस, अपने हमने हमने अपनी एक्टिविटी शुरू करनी है तो 180 दिन के बाद हम अपनी एक्टिविटी शुरू करेंगे, नहीं। हमें अपनी एक्टिविटी जल्द से जल्द शुरू करने के लिए INC 20 फॉर्म फिल करना ही करना है। सेकंड थिंग, ADT 1 ऑडिटर 1, इसका फुल फॉर्म है, ADT का फुल फॉर्म है ऑडिटर। तो ऑडिटर 1 ये फॉर्म हमें फाइल करना है 30 दिन के अंदर। अब हमें एनुअल रिटर्न्स एवरी ईयर इसमें सबमिट करनी है। एनुअल रिटर्न्स के अंदर हमारे कुछ फॉर्म जाएंगे, लाइक MGT 7, AOC 4। MGT 7 और AOC 4 जो भी हमने अपने बैलेंस शीट्स को रेडी किया है, यहाँ पे बैलेंस शीट्स को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को, ऑडिट रिपोर्ट हमने रेडी की है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे। इवन जो डायरेक्टर्स हैं अपनी एनजीओ के, वो भी अपनी एक स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो MGT 7 का मतलब है मैनेजमेंट 7। मैनेजमेंट 7 ये फॉर्म जाएगा, ये आपका एनुअल बेसिस पे जाएगा। और AOC का फुल फॉर्म है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज AOC 4 भी ये फॉर्म आपका सबमिट होगा। AOC 4 में आपका बैलेंस शीट जाएगा, एनुअल रिटर्न्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएगा एनुअल रिटर्न में, और आपका ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, समथिंग P&L अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो अपना इसके अंदर जाएगा। तो ये जो फॉर्म दोनों है, इनका फाइलिंग का जो डेट है, जब हम फर्स्ट ईयर में जो कंपनी रजिस्टर करेंगे उसके विद इन 9 मंथ्स, मतलब जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीशन के 9 मंथ्स के अंदर हमें ये दोनों फॉर्म फिल करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंपनी अभी मार्च में रजिस्टर्ड हुआ है, मार्च से पहले रजिस्टर्ड हुआ है, तो मार्च से लेकर हमें विद इन 9 मंथ्स, मतलब दिसंबर तक उसकी फाइलिंग कर देनी है। मार्च से आप ये 9 मंथ्स काउंट करेंगे, सो अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 9 मंथ्स के अंदर अपने को ये फॉर्म फाइल कर देने हैं। उसके बाद एवरी ईयर आपको ये दोनों फॉर्म्स विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर सबमिट कर देने हैं। ठीक है, तो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये फाइल करने हैं एवरी ईयर। पहले आपको ये 9 मंथ्स के अंदर करना है जब आपका न्यू एनजीओ फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपको ये एवरी ईयर विद इन 6 मंथ्स आपको फाइल करने हैं। कहाँ पे? आरओसी में, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यहीं से हमारा मतलब जो एनजीओ है वो ये शो करता है कि ये हमारी एनजीओ एक्टिव है या नहीं है। तो दोनों फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ एडिशनल कंप्लायंस हैं, जैसे मैं बात करता हूँ DIR 3 KYC। DIR 3 KYC, DIR का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर। सो डायरेक्टर 3 एक फॉर्म है, डायरेक्टर 3 का इसका KYC, मतलब जितने भी एनजीओ के अंदर डायरेक्टर हैं उन सबका KYC होगा।
और ये केवाईसी हमें DR3 फॉर्म में एवरी ईयर फाइल करना है। जैसे ही हमारा साल कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें सितंबर तक उस फॉर्म को इन फॉर्म को फाइल कर देना है, हमने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। याद रहे, अगर हम ये केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं तो इस केवाईसी को नॉन फाइलिंग का जो लेट फी है वो आपका फ्लैट ₹5000 है, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा, चाहे बेशक से आपका केवाईसी भले ही एक दिन भी लेट क्यों ना हो। तो DR3 केवाईसी आपको एवरी ईयर फाइल करना है फॉर्म। आपका MCT7 AOC4 भी आपको एवरी ईयर फाइल करना है और ऑडिटर 1 आपका 30 दिन के अंदर फाइल करना है, जैसे अपना एनजीओ रजिस्टर्ड होता है। और INC20A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस INC20A के अंदर 180 दिन के अंदर जाना जरूरी है। अगर कोई भी इसमें पेंडेंसी रहती है तो वहां पे आपको लेट फीस का सामना करना पड़ सकता है, जो हमारे एनजीओ के ग्रोथ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही लाभदायक नहीं है, हार्मफुल है। तो ये आरओसी के कंप्लायंसेस हमने पूरे करने हैं। जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी के कंप्लायंसेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर हम जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं तो ये हमें इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है कब, जब हमारे पास जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स एंड आपका आरओसी, ये दोनों ही डिपार्टमेंट से कंप्लायंसेस आपके ऊपर एवरी टाइम एप्लीकेबल हैं, तो ये दोनों तो आपको फाइल करने ही करने हैं। like ITR, balance sheets, audit, income and expenditure account, TDS, INC20A, ADT1, annual returns में MCT7, AOC4 और DR3 KYC। एडिशनली कुछ फॉर्म और हो सकते हैं जो टाइम टू टाइम डिस्कस किए जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं आपको, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, आप लोगों के सामने रखा है कि कौन कौन से कंप्लायंसेस पूरे हमें करने होते हैं। अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई जो कंप्लायंसेस हम कर रहे हैं, जो भी कंप्लायंसेस हम कर रहे हैं, या तो हमें इनका नॉलेज नहीं होता एक कॉमन मैन को जो एनजीओ रन कर रहा है, तो उस नॉलेज के अभाव में वो बहुत सारी लेट फीस बियर कर लेता है, जिससे वो डीमोटिवेट होकर के अपने एनजीओ को बंद करने की भी सोच लेता है। ऐसा नहीं करना कि हमने नॉलेज के अभाव में काम करना है। तो ये सारी चीजों की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। जैसे जैसे ही आप एनजीओ रजिस्टर करते हैं तो ये सारे कंप्लायंसेस आप जरूर से जरूर पूरे करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ के साथ हमारे YouTube चैनल वकील करो को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग।